Hello everybody, I am Deepika from Learno Hub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com. तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 साइंस के नेक्स्ट चैप्टर की, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं सभी के सभी आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, व्हाट इज हैबिटेट। तो हैबिटेट एक ऐसा वर्ड है जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं जब हम एनिमल्स और प्लांट्स की बात करते हैं कि क्यों वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्यों वो खत्म होते जा रहे हैं, क्यों एक स्पीशीज खत्म होती जा रही है। तो हम हैबिटेट एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम इस सिनारियो में यूज करते हैं। तो हैबिटेट एक्चुअली है क्या? ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट है किसी भी प्लांट का या एनिमल का। तो अगर हम किसी प्लांट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसके हैबिटेट की बात करें तो हम उसके एक्चुअली नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें। तो व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट इज बेसिकली a natural environment where an organism live. This organism can be animal, it can be a plant. ठीक है, ये उस पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट के नेचुरल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर वो रहता है, जहां पर उसको खाना मिलता है और वहीं पर उस उन्हीं कंडीशंस में वो सरवाइव कर पाता है। ठीक है, सो दैट इज हैबिटेट। तो अगर हम जैसे कैमल की बात करते हैं तो कैमल का हैबिटेट क्या है? कैमल का हैबिटेट है डिजर्ट्स। ठीक है, अब अगर आप कैमल को डिजर्ट से उठा के कहीं हिल स्टेशन पे ले जाओ तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसी नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्ट हुआ है, तो वो वहीं रह पाएगा। उसके बाद है फिश। तो फिश को अगर आप पानी से निकाल दो तो क्या वो सरवाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो पानी में ही रहती है। उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो वही है, फ्रेश वाटर। कुछ का फ्रेश वाटर होता है, कुछ का मरीन वाटर होता है, सेलाइन वाटर होता है। ठीक है, तो ये इनके नेचुरल हैबिटेट्स है, इनके नेचुरल एनवायरमेंट्स है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट। तो कैक्टस डेजर्ट में कैसे सर्वाइव करते हैं, उनकी क्या अडेप्टेशंस हैं कि जो डेजर्ट में वो सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेजर्ट कंडीशंस की बात करें तो क्या है, एक रेगिस्तान है, मिट्टी ही मिट्टी है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा ड्राई है। ठीक है, और वहाँ पर जो पानी है वो बहुत ही कम है। ठीक है, यही कंडीशंस होती हैं डेजर्ट्स में। तो ऐसी कंडीशंस में कैसे कैक्टस सरवाइव कर पाता है? तो उन्होंने कुछ अडेप्टेशंस की हुई हैं। जैसे सबसे पहली अडेप्टेशन है रिलेटेड टू देयर रूट्स। जो इनकी रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप चली जाती हैं ग्राउंड में, ताकि वो पानी एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, पहली तो यही है। ठीक है, द रूट्स गो डीप इनसाइड द ग्राउंड फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। उसके बाद है लीव्स। तो अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। ठीक है, लीव्स जो हैं वो, अगर आप नॉर्मल अपने आसपास के पेड़ देखो तो उनकी लीव्स कुछ ऐसी होती हैं। ठीक है, इनमें वेन्स होती हैं, है ना, मिड वेन होती है, फिर साइड में वेन्स होती है, स्मॉलर वेन्स होती हैं। वहीं पर आप कैक्टस देखो ना तो वो कुछ ऐसे से दिखाई देते हैं हमें, है ना। तो इनकी जो लीव्स होती हैं ना, दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, ताकि वो प्रिवेंट कर सके वाटर लॉस। ठीक है, तो अब अगर हम इस एक नॉर्मल लीफ की बात करें जो हम अपने आसपास देखते हैं, जो पेड़ों की पत्तियां हम देखते हैं, तो उनमें क्या होता है, ऐसे स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, ऐसे ब्रॉड लीव्स होती हैं, इनके ऊपर बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं और इनसे वाटर लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन होती है, राइट। लेकिन जो कैक्टस है उसने अपनी लीव्स को ऐसे मॉडिफाई कर रखा है कि वो हमें स्पाइन्स की तरह दिखाई, कांटों की तरह दिखाई देती हैं, और उनसे पानी का लॉस नहीं होता है, मतलब ट्रांसपिरेशन नहीं होती है। ठीक है, दूसरी चीज, स्टेम इज कवर्ड विद थिक वैक्सी लेयर टू रिटेन वाटर। तो जो इनकी स्टेम है वो कवर्ड होती है एक थिक
वैक्सी लेयर से, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल पत्ता देखो तो वो पतला सा होता है ना, और स्टेम देखो तो वो बहुत ही हार्ड सी होती है। वहीं पर अगर आप कैक्टस को देखो, उसको पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसके ऊपर वो कांटे से होते हैं और वो बहुत तेज होते हैं, बहुत पेन होता है। लेकिन अगर आप उसको ऑब्जर्व करो तो उनमें एक वो ऐसी मोटी सी होती है इनकी स्टेम, और वो वैक्सी लेयर होती है उनके ऊपर, ताकि उनके अंदर पानी रहे, ठीक है, टू रिटेन दैट वाटर। तो ये जो 3 अडेप्टेशन है ऑफ रूट्स, लीव्स एंड स्टेम, दीज आर द अडेप्टेशंस व्हिच हेल्प कैक्टस टू सर्वाइव इन डेजर्ट्स, ठीक है। तो आई होप ये तीनों आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले है द प्रेजेंस of specific features which enable a plant or an animal to live in their particular habitat is called। तो जैसे कि अभी हम कैक्टस की बात कर रहे थे, तो कैक्टस में हमने पढ़ा कि कैसे उसने अपने लीव्स को और स्टेम को मॉडिफाई किया है उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में खुद को अडेप्ट करने के लिए, राइट। तो वो जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो कोई भी एनिमल या प्लांट एक हैबिटेट में रहने के लिए, जो उसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं अडेप्टेशंस। क्या बोलते हैं उनको? हम बोलते हैं अडेप्टेशंस, ठीक है, बहुत ही सिंपल। उसके बाद है हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड एज हैबिटेट्स। तो जो लैंड पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, तो उनके हैबिटेट को हम एक और नाम देते हैं, जो कि होता है टेरेस्ट्रियल habitat, right? वैसे ही the habitat of plants and animals that live in water are called, क्या होता है? एक terrestrial habitats होते हैं और होते हैं aquatic habitats, right? उसके बाद soil, water and air are the dash factors of the habitat। तो अगर हम factors की बात करें तो दो तरह के होते हैं। एक factor होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक, ठीक है। तो अगर हम बायोटिक की बात करें तो बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। अगर हम एबायोटिक की बात करें तो उसका मतलब होता है नॉन लिविंग, ठीक है। तो अगर हम सॉइल को देखें, वाटर को देखें, एयर को देखें, तो क्या आपको लगता है कि ये लिविंग फैक्टर्स हैं? नहीं, ये नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। इनमें लिविंग जैसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो दे आर एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ओके। उसके बाद चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड। तो हमारे आसपास कुछ ऐसे चेंजेस जो हमें रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं स्टिमुलाई, ठीक है। जैसे कि आप अगर एक डॉग से डरते हो और आपके सामने डॉग आ जाएगा, ठीक है, तो वो आपके लिए एक स्टिमुलाई हो जाएगा कि भाग जाओ यहाँ से, और आप भाग जाओगे, वो आपको रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि कल मैं इस चैप्टर का टेस्ट लूँगी और सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, जो फुल मार्क्स लाएंगे उनको मिलेगी एक एक चॉकलेट। तो आप क्या करोगे? आप जल्दी से जाओगे, आप अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करोगे कि आपके फुल मार्क्स आए और मैम आपको चॉकलेट दे, ठीक है। सो दैट इज स्टिमुलाई एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय स्टडिंग द चैप्टर वेरी केयरफुली, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में ही हम 2 टर्म्स पढ़ रहे थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्लास 6 में ही आप समझ जाओगे तो आगे और इजी हो जाएगा। दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। तो जब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं एबायोटिक थिंग्स की, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो एबायोटिक हैं? तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है दैट इज प्लो, ठीक है। तो प्लो एक नॉन लिविंग थिंग है। प्लो कहाँ पर यूज होता है? प्लो यूज होता है जब क्रॉप प्रोडक्शन, जब खेती करनी होती है तब, ठीक है। तो बेसिकली जो सॉइल होती है उसको लूज करने में, उखाड़ने में, उसको टर्न करने में प्लो यूज होता है। उसके बाद है मशरूम्स। तो मशरूम क्या है? मशरूम है लिविंग, ठीक है। सो दे आर बायोटिक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ओके। देन उसके बाद है स्विंग मशीन। स्विंग मशीन क्या है? क्या आपको ये कहीं भी लगता है कि बायोटिक है, लिविंग है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी लिविंग कंपोनेंट नहीं है।
उसके बाद रेडियो, रेडियो अगेन एक एबायोटिक है, वो बोलता है, ठीक है, लेकिन बोलने का मतलब खुद नहीं बोल रहा है, वो टेक्नोलॉजी की मदद से बोल रहा है, ठीक है, उसमें कोई भी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। उसके बाद बोट, तो बोट अगेन चलती है, लेकिन वो पानी के बहाव से थोड़ा, वो चप्पू मारने से चल रही है, लेकिन वो एक लिविंग चीज नहीं है। उसके बाद वाटर हाइसिंथ, ठीक है, तो वाटर हाइसिंथ की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का एक प्लांट है जो पानी के आसपास मिलता है, तो क्योंकि ये प्लांट है तो ऑब्वियसली ये लिविंग है, ठीक है, तो वाटर हाइसिंथ इज अ लिविंग थिंग। उसके बाद हैं अर्थवॉर्म्स, तो हमें अर्थवॉर्म्स का भी पता है, अर्थवॉर्म्स क्या है, लिविंग है, ठीक है, तो ये हमने अलग अलग कर लिए अपने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो हमें कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग बतानी है जो कि लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताती है, ठीक है, तो बहुत सारी हैं, जैसे कि कार, ठीक है, कार चलती है, ठीक है, और मतलब ये मूव करती है, मूवमेंट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके सिवा और क्या, एक और कैरेक्टरिस्टिक बताना है, तो ये कहीं ना कहीं खाना भी खाती है। इसका खाना क्या है, इसका खाना है पेट्रोल, डीजल, ठीक है, तो ये जो फ्यूल है वो इसका खाना है, राइट, तो न्यूट्रिशन वाला फैक्टर भी आ रहा है इसमें, और ये मूव भी कर रही है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल, ठीक है, तो अब ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम्पल्स आप सोच सकते हो, आप लिख सकते हो, जो भी आपको समझ आए, जिसमें आपको कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स लगे लिविंग थिंग के। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which of the non-living things listed below were once part of a living thing। ठीक है, तो हमें कुछ चीजें दी गई हैं, हमें बताना है कि ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं इनमें से कौन सी वो चीजें हैं जो कभी लिविंग थिंग्स का पार्ट रही थी। तो स्टार्ट करते हैं बटर से, ठीक है, तो बटर कहीं ना कहीं ये लिविंग थिंग का पार्ट रहा था, ठीक है, जब ये गाय के पास था, बफलो के पास था, गोट के पास था, ठीक है, तो दूध है, दूध से ही दही बना, दही से बटर बना, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लिविंग थिंग का पार्ट रहा था। उसके बाद अगर हम लेदर की बात करें तो लेदर भी एक लिविंग थिंग का पार्ट रहा था, क्योंकि लेदर हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल की स्किन से, तो कहीं ना कहीं ये एक लिविंग थिंग का पार्ट था, ठीक है। सॉइल की बात करें तो सॉइल लिविंग थिंग का पार्ट कभी भी नहीं थी, ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। वूल, तो वूल हमें कहाँ से मिल रही है, वूल हमें मिल रही है शीप से, तो कभी ना कभी ये लिविंग थिंग का पार्ट थी, राइट। फिर है इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब कभी भी लिविंग थिंग का पार्ट नहीं था। कुकिंग ऑयल, ठीक है, तो कुकिंग ऑयल हमें कहाँ से मिलता है, हमें मिलता है प्लांट्स से, तो कभी ना कभी ये भी एक लिविंग थिंग का पार्ट रहा है। सो दिस इज अगेन one of the option that we are looking for, one of the component or one of the thing that we are looking for। उसके बाद सॉल्ट, तो सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है, सॉल्ट हमें मिलता है रिवर्स से नहीं, सी से, ठीक है, तो उससे पानी को इवेपोरेट करा देते हैं तो पीछे बच जाता है सॉल्ट, राइट। लेकिन ये जो पानी है ना, ये एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ये लिविंग कंपोनेंट कभी था ही नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। एप्पल, तो एप्पल भी हमें कहीं ना कहीं एक लिविंग कंपोनेंट की याद दिलाता है, क्योंकि वो एक पेड़ के ऊपर था, वो पेड़ लिविंग था और ये कभी ना कभी उस पेड़ का पार्ट रहा था, बाद में तोड़ के हमने खा लिया, है ना। उसके बाद है रबर, तो रबर भी हमें कहीं ना कहीं एक लिविंग चीज से ही मिलता है, एक प्लांट से मिल रहा है, और ये भी कभी ना कभी एक लिविंग चीज का पार्ट रहा है। सो दीज आर द ऑप्शंस, ठीक है, दीज आर दोज नॉन लिविंग थिंग्स विच वर वंस अ पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग।
ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो हम बड़ी देर से ना पढ़ते आ रहे हैं बायोटिक, ए बायोटिक। अब कौन सा बायोटिक है, कौन सा ए बायोटिक है, मतलब कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है। ठीक है, तो एक बार फिर से ये टर्म्स मैं ये बार बार इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब ये दोनों टर्म्स कभी भी ना भूलो और इनका मतलब। ठीक है, बायो मतलब लिविंग। ठीक है, सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सम लिविंग थिंग्स। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है। तो अब हम ना बड़ी देर से कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनमें हम बोल रहे हैं कि अच्छा इनमें से कौन सी लिविंग थिंग्स है, कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स है, उनको सेपरेट करो। अब ये बताओ कि कौन सा, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया कि कौन सी वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कभी एक लिविंग थिंग का पार्ट रही हैं, वो बताओ। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंशिएट कर कैसे रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, हमने लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करके रखे हैं कि अच्छा ये सब चीजें अगर एक ऑर्गेनिज्म में है इसका मतलब कि वो लिविंग है। ठीक है, तो अब हम वही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से। तो अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक देखें, वो क्या है कि वो ग्रो करता है। ठीक है, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ लिविंग थिंग ग्रोज एंड देन फाइनली दे डाई। ठीक है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो तो मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि प्लांट्स कहाँ मूव करते हैं। प्लांट्स अपनी लोकेशन नहीं चेंज कर रहे हैं, लोकोमोशन नहीं है, बट मूवमेंट उनमें है। कैसे मूवमेंट है, जब आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में जाओगे, ठीक है, तब आप पढ़ोगे कि इन रिस्पॉन्स टू लाइट, जैसे सनफ्लावर है। ठीक है, सनफ्लावर बेस्ट एग्जाम्पल है। सनफ्लावर का वो जो क्यूट सा फ्लावर होता है उसका फेस कहाँ को रहता है, हमेशा सन की तरफ को। तो ऐसा तो है नहीं कि सन स्टेशनरी है ना, सन मूव कर रहा है तो, और वो फ्लावर जो है वो भी सन के साथ साथ मूव कर रहा है। तो मूवमेंट जो है ये प्लांट्स शो करते हैं। ठीक है, अगर आप देखो कि कुछ आप प्लांट्स देखोगे कि अगर मान लो ये खिड़की है, ठीक है, और यहाँ से आ रहा है सन, यहाँ से सनलाइट आ रही है, यहाँ पर आपने रखा था एक प्लांट। ठीक है, कुछ टाइम बाद अगर ये यहीं रखा रहे तो ये प्लांट जो है ना ये कुछ ऐसे झुक जाता है सन की तरफ। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये मूवमेंट है प्लांट्स में। ठीक है, सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे शो मूवमेंट। उसके बाद थर्ड, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में भी डिटेल में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। तो प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, डिटेल में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो बेसिकली रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। आप रेस्पायर करते हो ना, ब्रीथ कर रहे हो। ठीक है, फिर अंदर आपकी आप ऑक्सीजन लेके जा रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हो। अंदर सेल्स को जब ऑक्सीजन जा रही है तो वो अपने केमिकल फंक्शंस जो भी उनको करना है, ठीक है, वो सब कर रहे हैं। सो दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये प्लांट्स में भी होता है, ये एनिमल्स में भी होता है। उसके बाद है रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड हम भी कर रहे हैं। ठीक है, वही बात है कि मैंने बोला कि डॉग आया और मुझे लगता है डॉग से बहुत ज़्यादा डर। अब जैसे ही मुझे वो डॉग दिखा, मैंने रिस्पॉन्ड किया और मैं वहाँ से भाग गई। अब ठीक है, सो दैट इज रिस्पॉन्स। ओके, तो और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। कई प्लांट मुरझा जाते हैं, उस प्लांट को कम पानी चाहिए, आपने ज़्यादा दे दिया तो वो उसके आगे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना, मुरझा जाएंगे। ठीक है, सो दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड। उसके बाद है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन अगर हम देखें तो एनिमल्स भी करते हैं। ठीक है, हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और बाहर क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सो दैट इज वन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वैसे ही प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स अंदर ले रहे हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर छोड़ रहे हैं ऑक्सीजन।
ठीक है। और बहुत सारे प्लांट्स के आप प्रोडक्ट्स देखोगे, जैसे अगर आप कभी जंगल में गए होंगे तो वो कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस भी एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। वही स्टिकी चीज़ें जो है वो ह्यूमंस अलग अलग गम्स, रेजिन्स, अलग अलग चीज़ें बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस एक्सक्रीशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद है न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, क्योंकि हम खाना खा रहे हैं इसलिए हम सरवाइव कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, है ना। और वहीं पर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो भी अपने लिए खाना बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, फिर वाटर ले रहे हैं, फिर सनलाइट ले रहे हैं, और क्लोरोफिल उनके पास है, फिर उसके मदद से फोटोसिंथेसिस हो रही है और वो खाना बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन इन्वॉल्व है, उस खाने को वो स्टोर कर रहे हैं, फर्दर कभी यूज कर रहे हैं, राइट। तो न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी है। सो दीज आर द 7 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जिस ऑर्गेनिज्म में आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को ना मिले तो समझ लेना कि वो ऑर्गेनिज्म है नॉन लिविंग। जैसे सॉइल की बात करो, सॉइल ग्रो कर रही है, सॉइल तो कहीं से ग्रो नहीं करती हुई दिखाई दे रही, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें मूवमेंट की, वो मूव कर रही है, वो हवा के मतलब हवा से, पानी से मूव कर रही है, बट अपनी कोई एक मूवमेंट नहीं है उनमें। रिप्रोडक्शन, क्या वो रिप्रोड्यूस कर रही है, सॉइल नहीं कर रही है रिप्रोड्यूस, राइट। रिस्पायर कर रही है, नहीं कर रही है। रिस्पॉन्ड कर रही है, हाँ, क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रही है, फर्टिलिटी है, वो सारी चीज़ें हैं, बट एक्चुअली वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, राइट। उसके बाद एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। न्यूट्रिशन, क्या वो खाना खा रही है, हमने तो नहीं पढ़ा कि सॉइल खाना खा रही है, राइट। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर आपको उनको क्लासीफाई करना है एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना पड़ेगा। Okay, so I hope this is clear. Let's move on to our next question. Question number 8. Explain why speed is important for survival in the grasslands for animals that live there. ठीक है, तो हमें बताना है कि वो एनिमल्स जो कि ग्रासलैंड्स में रहते हैं ना, उनके लिए स्पीड इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हिंट हमें एक दिया हुआ है, देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड इन द ग्रासलैंड हैबिटेट्स, ठीक है। तो अब अगर देखो, मैंने एक पिक्चर यहाँ पर यूज की है, तो अगर आप इस पिक्चर को देखो तो घास ही घास है, दूर दूर तक हमें कहीं पीछे जाके ऐसा लग रहा है कि कोई पेड़ है, लेकिन बहुत दूर है। और ऐसा नहीं है कि जैसे फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल होते हैं, वैसे पेड़ भी नहीं है छुपने के लिए, भागने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है। तो जो भी एनिमल्स ग्रासलैंड्स में रहते हैं, उनको अगर खुद को बचाना है प्रीडेटर्स से, जैसे अब एक डियर है, ठीक है, डियर ग्रासलैंड में रहता है, उसको ये घास खाना है। वहीं पर एक लायन भी रहता है, तो लायन का फूड तो ये डियर है, ठीक है। तो डियर तो खा लेगा घास, ठीक है, लेकिन अब अगर लायन उसके पीछे आ गया और अब अगर उसको लायन से बचना है तो उसको वहां से भागना पड़ेगा, और वो भी बहुत तेज, क्योंकि कोई पेड़ नहीं है ना, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो छुप सकते हैं। तो उनको बहुत तेज भागना पड़ेगा, उनकी स्पीड होनी चाहिए ताकि वो खुद को प्रीडेटर से बचा सकें। बहुत ही सिंपल, ठीक है। सो टू अवॉइड प्रीडेशन बाय द प्रीडेटर्स, दीज एनिमल्स इन ग्रासलैंड्स, मतलब दे स्पीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, पिक्चर से और ज़्यादा क्लियर हुआ होगा ग्रासलैंड्स कैसे होते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो हमने सभी के सभी क्वेश्चंस डिस्कस किए ऑफ द चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो कुछ जो थे वो बहुत ही जनरल क्वेश्चंस थे, कुछ जो थे उनमें थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना था। तो आई होप सभी के सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं, लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।